हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करूंगा आप सभी के परिवार पार्थ अकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं वरदान बैच। इसी वरदान बैच के अंदर हम सभी ने लेक्चर नंबर 4 तक विश्व और भारत के भूगोल को पढ़ने का जो प्रयास किया है, और लेक्चर नंबर 5 में मैं आप सभी का पुनः स्वागत करूंगा। यदि इससे पहले की क्लास जो इसी वरदान बैच के अंतर्गत खासकर जो रेलवे के सारे पीवाईक्यू आप सभी को यदि पढ़ने और खासकर ज्योग्राफी के, तो हम लोगों ने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पर जाकर आप सभी सवालों को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 5 की आज की क्लास के पहले सवाल के साथ मैं शुरुआत करूंगा। चलिएगा, बढ़ेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। और जो पहला प्रश्न हम सभी को देखने को मिलेगा, और ये जितने भी प्रश्न हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये खासकर रेलवे के पीवाईक्यू प्रश्न हम सभी पढ़ रहे हैं विश्व और भारत के भूगोल में। देखिए, पहला प्रश्न जो हम लोगों को आज की क्लास में देखने को मिलेगा वो इस प्रकार से रहेगा। मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा। देखो, एक रेखा है जो काल्पनिक रेखा है, मतलब हम लोगों ने केवल उस रेखा को माना है, खींची नहीं गई है। ग्लोब पर द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब, यानी पृथ्वी के प्रारूप को ही ग्लोब कहा जाता है। उसी ग्लोब पर हमें कई प्रकार की जो रेखाएं यानी काल्पनिक रेखाएं देखने को मिलती, जैसे हम लोग बात करेंगे हमें विषुवत रेखा देखने को मिलेगी, हमें कर्क रेखा देखने को मिलेगी, हमें मकर लाइंस जो लाइंस देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार की कई प्रकार की जो रेखाएं वो ग्लोब पर खींची गई है, जो इस प्रकार की सभी रेखाओं को हम सभी काल्पनिक रेखाएं बोलते हैं। अब यहां पर जो प्रश्न है कि मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा, यहां पे सवाल पूछा है काल्पनिक रेखा, जो एक रेखा जो समुद्र जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले बिंदु। देखो, यहां पर सवाल पूछा है कि समान गहराई वाले बिंदु, समान गहराई वाले जितने भी बिंदु हैं, समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ती है। तो वैसे काल्पनिक रेखा कौन सी है जो समान गहराई वाले बिंदु को जोड़ती है? ठीक है, सवाल डबल लिख दिया गया है, लेकिन 4 ऑप्शन आप सभी को देखने को मिले, जिसे आइसोग्लास रेखा कहा जाता है, या आइसोबात रेखा, आइसोहेलाइन रेखा, या आइसोबार रेखा यहां पर कहा जाता है। तो यहां पर क्या कहा जाएगा आप सभी जानते हैं। देखिएगा, पहले आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा कि जहां पर समान गहराई वाले जहां पर बिंदु जोड़े जाते हैं, जहां पर समान गहराई वाले बिंदु या पॉइंट जोड़े जाते हैं, उसे आइसोबात रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोबात रेखा यहां पर कहा जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को याद होना चाहिएगा आइसोबात लाइंस क्या होती है। तो आइसोबात लाइंस होता है कि मानचित्र चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक जो सामान्य समुद्र तल जैसे जल सतह के नीचे समान गहराई वाले बिंदु को जोड़ती है, उसे आइसोबात रेखा यहां पर कहा जाता है। आप सभी को याद होना चाहिएगा। अब यहां पर आइसोबार एक रेखा देखने को मिलेगी जहां पर समान वायुदाब वाले जो बिंदु होते हैं, तो समान वायुदाब वाले बिंदु को यदि हमें आपस में जोड़ना है, यदि जो उसके लिए एक प्रकार की काल्पनिक रेखा का यदि प्रयोग किया जाएगा, तो वो हम लोगों को आइसोबार लाइंस यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। यहां पर एक शब्द देखने को मिलेगा आइसोग्लास रेखा। आइसोग्लास रेखा का प्रयोग कहां पर किया जाएगा? जहां पर समान भाषा वाले जो क्षेत्र होंगे, जहां पर समान भाषा वाले क्षेत्र हम लोगों को जहां पर देखने को मिलेंगे, उस वाले क्षेत्र के लिए कौन सी रेखा का प्रयोग किया जाएगा? तो आइसोग्लास जो रेखा का यहां पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, आइसोबात रेखा जो समुद्र तल पे समान गहराई वाले जितने बिंदु होते हैं उनको जोड़ने के लिए प्रयोग में की जाती है। आइसोबार लाइंस होती है वो समान वायुदाब वाले बिंदु को जोड़ने में यहां पर प्रयोग किया जाएगा। यहां पर एक लाइन से है जिसको हम आइसोग्लास लाइन से बोलते हैं, ये समान भाषा वाले क्षेत्र में प्रयोग किया जाएगा। या सोहेल लाइन जो होती है, इसका प्रयोग समान रूप से जहां पर सागर, देखिएगा सागर व महासागर जो होते हैं, जो महासागर हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, खासकर सागर और महासागर, इन दोनों क्षेत्र के जहां पर समान जो लवणता वाले क्षेत्र होते हैं, यदि उन सबको एक साथ यदि हम लोगों को जोड़ना है, तो कौन सी लाइन का प्रयोग किया जाएगा? तो फिर आइसोहेलाइन लाइंस का यहां पर प्रयोग किया जाएगा। तो मैं मान के चलूंगा आप सभी को समझ में आएगा
एक बार और रिपीट करेंगे, ये लास्ट टाइम रहेगा। हमें समान गहराई वाले बिंदु को यदि मिलाना है तो आइसोबाथ लाइंस का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके साथ भी यदि हम लोगों को समान वायुदाब वाले बिंदु को यदि मिलाना है तो आइसोबार लाइंस का प्रयोग करना पड़ेगा। यहीं पर आइसोग्लास लाइन का प्रयोग किया जाता है समान भाषा वाले क्षेत्र को जोड़ने के लिए। आइसोहेलाइन जो लाइंस होती है समान सागर या महासागरों के जैसे क्षेत्र जहां पर समान लवणता हमें जो देखने को मिलेगी, उसके लिए उस लाइंस का यहां पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस बिहाफ पर हम लोग बोलेंगे कि यार कौन सा हमारा सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, आइसोबाथ लाइंस, जिसे हम लोग यहां पर बोलते हैं। तो मैं मान के चलूंगा कि आप सभी को यह सवाल जो समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। विश्व भूगोल में सारे प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। डेंडम पृष्ठ के ऊपर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली लाइंस क्या कहलाती है? तो ये डेंडम पृष्ठ के जो ऊपर जो समान जोड़ने वाले लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या इसे समोच्चय अंतराल बोलते हैं, समोच्चय सतह बोलते हैं, समोच्चय रेखा हम लोग बोलते हैं, या समोच्चय प्रवणता हम लोग इसे यहां पर नाम बोलते हैं? तो आप सभी को याद होना चाहिए, इसे हम लोग समोच्चय रेखा के रूप में संबोधित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 3 हमें देखने को मिलेगा कि नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नक्शे के अध्ययन को यहां पर क्या 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 कहा जाता है? कैलीग्राफी कहा जाता है, यहां पर है जियोग्राफी कहा जाता है, या जियोलॉजी कहा जाता है। देखिए यहां पर दो शब्द हैं, एक तो जियोग्राफी। तो जियोग्राफी का मतलब होता है जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो बाहरी आवरण, बाहरी जो स्वरूप होता है, जो बाहरी स्वरूप हम लोगों को देखने को मिलेगा। देखो ज्योग्राफी अंतर है, समझिएगा जरा। ज्योग्राफी मतलब पृथ्वी के बाहर जो स्वरूप है, पूरी तरीके से जो हमें पृथ्वी के जो बाहर जो हमें स्वरूप देखने को मिलेगा, यदि हम लोगों को उसका अध्ययन यहां पर किया जाएगा तो उसका अध्ययन के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का मतलब होगा कि पृथ्वी के बाहर वाली सतह का प्रयोग करना। जो हम लोगों का स्थल मंडल यहां पर देखने को मिलेगा, स्थल मंडल जो देखने को मिलेगा, यही जो स्थल मंडल के ऊपर जितना भी विशाल का जो क्षेत्र हम लोगों को देखने को मिलेगा, उसके लिए टर्म्स का प्रयोग किया जाता है यहां पर ज्योग्राफी। याद रखिएगा, जियोलॉजी मतलब क्या होगा? जियोलॉजी का मतलब होगा कि पृथ्वी के नीचे जो सतह का अध्ययन किया जाता है, जो सतह का यहां पर जो स्टडी किया जाएगा, जो सतह का जो यहां पर अध्ययन किया जाता है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जियोलॉजी। यानी पृथ्वी किन किन ठोस यहां पर सब्सटेंस यानी पदार्थों से मिलकर बनी है, उन सब का अध्ययन के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया जियोलॉजी। जियोग्राफी अलग है, पृथ्वी के बाहर स्वरूप वाला अध्ययन जो किया जाएगा उसके लिए हम लोगों ने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। कार्टियोग्राफी का मतलब होगा यहां पर नक्शे का अध्ययन किया जाएगा, नक्शे का अध्ययन यहां पर किया जाता है। ये आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। मैं इस बात पर बोलूंगा कि ऑप्शन नंबर या जो सी डी होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 4 पर चर्चा करते हैं। और सवाल नंबर 4 जो देखने को मिलेगा, गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टान और भूमि के कणों को जो अपने मूल स्थान से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्रित होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मृदा सर्पण हम लोग बोलते हैं, वृहक्षरण बोलते हैं, मृदा विसरण बोलते हैं, या द्रव चालित क्रिया बोलते हैं। यानी हम कुल मिलाकर समझेंगे जहां पर नदियों के द्वारा जहां पर मिट्टी का जो हमें या जो क्षेत्र जो हमें कटता हुआ यहां पर देखने को मिलेगा, उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग किया, जो हम लोग यहां पर कर दे मृदा अपरदन। किस शब्द का प्रयोग करेंगे? मृदा अपरदन, जिसके कारण नदियों के द्वारा बीहड़ों का निर्माण किया जाता है। बीहड़ों का निर्माण किया जाता है। बीहड़ों का निर्माण हम लोग अक्सर देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि जैसे चंबल रिवर है, मध्य प्रदेश में जो चंबल नदी है, यह चंबल नदी
चंबल नदी बड़े बीहड़ों का निर्माण करती है। मृदा को जो अपने साथ काटती हुई लेकर ये जाती है। तो जो नदी के द्वारा जिस मिट्टी का कटावी क्षेत्र हम लोगों को जो देखने को मिलेगा, उसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया मृदा अप्रदन। लेकिन यदि कोई चट्टाने इस प्रकार के पर्वतों के ऊपर हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ये इस प्रकार के पर्वत हमें देखने को मिलेंगे। पर्वत पहाड़ आप लोग देख लेंगे। पर्वत उसे कहते हैं जो हमें 1000 मीटर से ऊपर वाले जो क्षेत्र देखने को मिलेंगे उसे हम लोग पर्वत बोलते हैं, और 1000 से मीटर वाली जिनकी हाइट है उसको हम पहाड़ी बोलते हैं। तो इन पर्वतों के ऊपर जो भी रॉक्स जो यहाँ पे हमें जो चट्टान देखने को मिलेगी, इस चट्टान का जो ब्रेकडाउन है, और ये जो चट्टान जो अपने आप में जो टूटने का प्रयास करती है, तो कहा गया है सवाल में जो बेसिकली जो शब्द का प्रयोग मतलब एक अच्छे तरीके से उस मूल भाषा का प्रयोग किया गया, जिसके लिए एक सवाल तैयार कर लिया गया। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टान और भूमि के कणों को अपने मूल स्थान से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्रित होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे वृहस्सरण बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? वृहस्सरण बोलते हैं। इसके बिहाफ पर हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारे सवाल का यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप सभी को याद होना चाहिए। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 5 जो हमें देखने को मिलेगा, निम्न में से कौन सा जीवोम यहां पर देखने को मिलेगा जो अपने शंकुधारी सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र जो ये देखने को मिलेगा? चंपराल वन, जो सवाहना वन या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन देखने को मिलेंगे, या बोरियल वन? कौन से देखने को मिलेंगे? बोरियल देखने को मिलेंगे। तो बोरियल वनों की खासियत क्या होती है? जो 3000 मीटर से लगाकर तो 3300 यहां पर होना चाहिए था, जहां पर हम लोगों को 3300 कहां तक देखने को मिलेंगे? 3300 जो मीटर तक हम लोगों को जो यहां पर पेड़ों की श्रृंखला देखने को मिलती है, उसे हम लोग यहां पर बोरियल वन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोरियल वन। अब ये जो बोरियल वन हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, इन बोरियल वन को हम लोग यहां पर शंकुधारी वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंकुधारी वन हम लोग यहां पर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ी क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलते हैं, उन सभी पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर हमें शंकुधारी वनों की यहां पर प्रधानता देखने को मिलेगी। और यदि यह शंकुधारी वन कोई यदि बर्फीले इलाके में है, जो बर्फीले क्षेत्र में, कहां पर? बर्फीलो नहीं होगा, बर्फीलो की जगह यहां पर क्या होगा? जो बर्फीले क्षेत्र। अब ये बर्फीले जो क्षेत्र होते हैं, यदि इस क्षेत्र में यहां पर यदि है, तो इसे हम लोग टुंड्रा क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टुंड्रा क्षेत्र हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये याद होना चाहिएगा। तो निम्न में कौन सा जीवोम वायु अपने शंकुधारी सदाबहार वनों के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे, यानी इसे हम लोग बोरियन वन हम लोग यहां पर बोलते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन वो वन होते हैं जो विषुवत रेखा के जो लाइंस होती है, विषुवत रेखा के निकट यहां पर जो वन पाए जाएंगे यहां पर, यानी जहां पर तापमान ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? तापमान ज्यादा होगा। और जहां पर वर्षा भी क्या होगी? वर्षा हम लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी। यदि इस प्रकार के क्षेत्र में यदि कोई वनों की सघनता, वन ज्यादातर देखने को मिलेंगे, उसके लिए उष्ण कटिबंधीय वर्षावन हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। सवाल एग्जामिनर पूछेगा कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ यहां पर जो हमें विषुवती, खासकर विषुवती, कौन से दोस्तों? विषुवती सदाबहार वन कहां पर पाए जाते हैं? सदाबहार वन हमें कहां पर पाए जाएंगे? तो हम लोग देखेंगे कि ब्राजील। कहां पर पाए जाएंगे दोस्तों? ब्राजील के जो कि अमेजोन के जंगल देखने को मिलेंगे। कौन से जंगल? अमेजोन के जंगल हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, सवाना वन आप सभी जानते हैं कि अफ्रीका के कई क्षेत्रों में हमें सवाना वन यहां पर देखने को मिलेंगे। आप सभी इतना तो जानते ही होंगे।
ठीक है, तो मैं मान के चलूंगा कि ये सब कुछ आप सभी को समझ में जा रहा होगा। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि ज्वारीय वन। कौन से वन दोस्तों? ज्वारीय वन, यानी जो दलदली क्षेत्र, कहां पर? जो दलदली क्षेत्र है, इसी दलदली क्षेत्र में जो हमें देखने को मिलेंगे वो ज्वारीय वन होंगे। और यही ज्वारीय वन को हम लोग यहाँ पर मैंग्रोव वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। और मैंग्रोव वन में भारत के कोई 3 राज्यों के नाम पूछेगा तो पश्चिम बंगाल, कौन सा? पश्चिम बंगाल यहां पर पहले स्थान पर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा कौन सा स्थान पड़ेगा? तो याद होना चाहिए गुजरात राज्य में दूसरे नंबर पर मैंग्रोव वन है। तीसरे नंबर पर कौन देखने को मिलेगा? अंडमान निकोबार। कौन देखने को मिलेगा? अंडमान एवं निकोबार हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। इसके बाद कौन देखने को मिलेगा? तो आंध्र प्रदेश। कौन सा देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं मान के चलूंगा सभी को समझ में आया होगा। तो चलो आगे बढ़े, आगे हमारी कक्षा में प्रवेश करने हम लोग करते हैं और सवाल नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे इनमें से कौन सी विधि खुले क्षेत्रों में मिट्टी के पवन अपरदन को रोकती, यानी हवाओं के कारण, पवनों के कारण जो मिट्टी हमें फैलती हुई देखने को मिली तो उसको रोकती है? इसका प्रमुख कारण बताइए। घर में सब्जियां उगाने के लिए गमलों का इस्तेमाल करना। अरे भाई हट, ये तो पूरी तरीके से गलत होगा। कृषि में फसल चक्र का पालन करना, ये भी गलत होगा। खुले क्षेत्रों में टाइल्स और सीमेंट को ढकना, ये भी नहीं। बगीचों के लिए बाड़ के रूप में वृक्ष या बड़ी झाड़ियों का प्रयोग करना, ये बेहद सही सवाल है। ये एकदम सटी यहां पर बैठा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, यानी पवन अपरदन को रोकना है। जो वायु के प्रवाह के कारण जिन मट्टी, जहां पर सोइल, वहां पर इरोजन देखने को मिलेगा, वही के लिए आप बगीचों के लिए बाड़ के रूप में वृक्षों और बड़ी झाड़ियों का आप लोग प्रयोग करें। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 7, मलमल शब्द के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मलमल, मलमल एक प्रकार का जो कपड़ा होता है, और एक कपड़ा खासकर हमें पश्चिम बंगाल में यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूस वही करता है। एक प्रकार का सूती कपड़ा है, तो यह एक प्रकार का सूती कपड़ा है। ठीक है, जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे होंगे उन्होंने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि पहली बार मास्टर ने ही पहली बार समझा है। ठीक है, मलमल का कपड़ा जो है वो जो है फेमस है, ये हमें पश्चिम बंगाल में यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद जो सवाल देखने को मिलेगा, अपरदन के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर उच्च वायुदाब विभिन्नताओं के जब प्रक्षेप होते हैं, इस घटना को क्या कहा जाता है? इसे पिंडन कहा जाता है, इसे विस्फोटन कहा जाता है, या अंकुरन कहा जाता है, इसे तल संतुलन। देखो, अपरदन के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर उच्च वायुदाब की भिन्नताओं के अपक्षय होते हैं, इस घटना को क्या कहा जाता है? इसे तल संतुलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तल संतुलन कहा जाता है। अगर आप, बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो क्लास ही 2 घंटे की हो जाएगी। ऑफलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट जुड़े होंगे उन्होंने सबने पढ़ के रखा होगा कि तल संतुलन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सवाल नंबर 9 की चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 9 इस पर, वह एकमात्र वस्तु क्या है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है? प्राकृतिक गैस पृथ्वी में होती है, बिल्कुल। खनिज पाए जाते हैं, कोयला पाए जाएंगे, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता और न ही समाप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हम पर जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोगों को यहाँ पर रेलवे में सवाल देखने को मिलते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 10 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 10 जो देखने को मिलेगा, वर्षा जल संचयन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वर्षा जल संचयन, वर्षा के जल को संभालने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टपक सिंचाई को बढ़ावा देने, ड्रिम सिस्टम हमें देखने को मिलेगा, इसको बढ़ावा देना। वर्षा की प्रत्येक बूंद को जमीन के रिसलने में सहायता करना। नगर पालिकाओं के जल पर निर्भरता कम करना, ये तो गलत होगा। शुद्ध ताजा पेयजल एकत्रित करना, ये भी गलत होगा। बेहतर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा की प्रत्येक बूंद को जमीन के रिसलने में सहायता करना। ठीक है, ठीक है, जिससे वाटर लेवल बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो पर जाएंगे। हमारे सवाल का राइट आंसर रहेगा। सवाल नंबर 11 की चर्चा करेंगे। पैथालासा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये हमारी अर्थ देखने को मिली, और इसी वाले अर्थ वाले हिस्से में पूरी तरीके से यहां पर केवल एक आप लोगों का स्थल मंडल यहां पर देखने को मिलेगा। पर हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष, यहां पर हमें उत्तरी गोलार्ध देखने को मिला। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी
गोलार्ध हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहीं पर हम लोगों को यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध, कौन सा गोलार्ध देखने को मिलेगा, दक्षिणी गोलार्ध हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इन दोनों गोलार्ध से हम लोगों को यहाँ पर बीच वाले हिस्से में ध्रुवीय बल, कौन सा बल देखने को मिला, ध्रुवीय बल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जो ये वाला हिस्सा हुआ, ये दोनों वाले हिस्से, ये वाला भी हम लोगों को स्थल जो मंडल वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा, और जो ये वाला हिस्सा बना, ये वाला भी हिस्सा हम लोगों को स्थल मंडल वाला क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये तो दोनों हम लोगों को स्थल मंडल वाले क्षेत्र देखने को मिले, लेकिन जो ये वाला क्षेत्र था जहां पर पानी का समावेश हम लोगों को देखने को मिला, इसको हम लोगों ने पैंथालासा कहा। क्या कहा, पैंथालासा हम लोगों ने यहाँ पर नाम दिया। और जो स्थल जो हम लोगों को स्थल वाले क्षेत्र देखने को मिले, इसको हम लोगों ने यहाँ पर पेंजिया कहा। क्या कहा गया, पेंजिया इसको कहा गया। आप सभी को याद होना चाहिएगा, अब पेंजिया की काफी बार बात कर चुके। पैंथालासा पूछा गया था, तो पैंथालासा से क्या बना मेरे भाई, ये महासागर बने हैं। क्या बने हैं, महासागर बनते हुए देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 11 नहीं 12 दे दिया है। ज्योतरी ध्रुवीय ज्योति अरोरा बोरालाइसिस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पृथ्वी की वायुमंडल में नाइट्रोजन के उत्पन्न परिणाम स्वरूप ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होती है। इसे दक्षिण प्रकाश के रूप में देखा जाता है। इसे मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में देखा जाता है। यह पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाली एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। हमें क्या देखने को मिलेगा, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन के विसर्जन के परिणाम स्वरूप ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होती, अरोरा ज्योति उत्पन्न होती। इसे दक्षिणी प्रकाश के रूप में भी देखा जाता है। इसे मुख्य रूप से भूमध्य क्षेत्रों में देखा जाता है। यह पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाली एक सुंदरी बेहद सरल सवाल है। मैं आप लोगों को पूरा समझाता हूं, देखो वैसा नहीं देख आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जल्दी से एक नई स्क्रीन आ, ठीक है। देखो इसमें हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं। देखो ये जो हमारा सूर्य, यहां पर हम लोगों को हमारा सूर्य यानी हमारा सन यहां पर देखने को मिलेगा, और हम लोगों को यहां पर जो रहेगी, यहां पर हम लोगों को हमारी पृथ्वी देखने को मिलेगी। अब क्या होगा, जो सूर्य में जो हमारा सूर्य है, हमारे सूर्य में जो सौर पौने क्या होती हैं, जो सौर पौने उत्पन्न होती हैं। सौर पौने जो हम लोगों को उत्पन्न होती हुई देखने को मिलेगी, हर बार तो नहीं रहेगी। जहां पर हमें सौर तूफान, जिस समय हम लोगों को सौर तूफान देखने को मिलेंगे, वहां पर सौर पौने भी हम लोगों को जो यहां पर देखने को मिलेगी। यह जो सौर पौने हम लोगों को जो यहां पर देखने को मिलेगी, यह दोनों सौर जो पौने होती पृथ्वी के दोनों पोल, यानी दो पोल की हम लोगों ने बात किया था। एक तो हम लोगों को नॉर्थ पोल, कौन सा पोल, एक तो हम लोगों को नॉर्थ पोल पे दिखाई देगी, और ये जो सौर पौने एक हम लोगों को दक्षिण यानी हमें साउथ पोल पर हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देगी। दो जगह टकराती है, एक तो ये नॉर्थ पोल पे टकराती है, और वह एक बार साउथ पोल पे टकराती है। जब ये यहाँ पर टकराती, जब ये नॉर्थ पोल पर जब यहाँ पर नॉर्थ पोल पर टकराती है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों को ये विद्युत चुंबकीय तरंगे यहाँ पर उत्पन्न करती, यहाँ पर एक दिव्य ज्योति प्रकाश यहाँ पर उत्पन्न करती हुई देखने को मिलेगी। तो ये जो पृथ्वी का हिस्सा जहां पर नॉर्थ पोल से ये जो सौर पौने जो टकराती है, जिसे अरोरा बोरालाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे अरोरा बोरालाइसिस कहा जाता है। तो जिन सौर पौनों के माध्यम से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ गोलार्ध में जो हमें लाइट देखने को मिलेगी, इसे अरोरा बोरालाइसिस कहा जाएगा। और जो पौनों के माध्यम से, यानी इन सौर पौनों के माध्यम से जो दक्षिणी गोलार्ध, कहां पर, जो हम लोगों को दक्षिणी गोलार्ध में जो पौने यहां से उत्पन्न होती, इन्हें किस नाम से जाना जाएगा, तो इन्हें दोस्तों अरोरा, इन्हें जरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। तो ये आप सभी को याद होना चाहिए, अरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या है और अरोरा बोरालाइसिस क्या है। तो मैं मान के चलूंगा कि आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आप सभी को समझ में आया होगा तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एक मिनट, एक सवाल छोड़ दिया है हमने। भौतिक भूगोल की वह कौन सी शाखा स्थलाकृतियां जिनकी उत्पत्ति संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है, तो जिन्हें भू आकृतिक विज्ञान क्या कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भू आकृतिक
भू आकृति विज्ञान के नाम से जिसे हम लोग यहाँ पर जानते हैं। सवाल नंबर 13 पर ही पहुंचे, मुझे लगा बड़ी क्लास होगी। उस जल निकासी पैटर्न का क्या नाम बताइए जहां नदियां एक पहाड़ से निकलती और सभी दिशाओं में बहती है। यानी मान के चलिएगा कि हम लोगों को एक यहाँ पर ये हम लोगों को एक पठारी श्रृंखला देखने को मिलेगी, या पठारी श्रृंखला के बाद एक हम लोगों को पर्वतीय श्रृंखला, एक हम लोगों को पर्वतीय श्रृंखला देखने को मिलेगी। और इन्हीं पर्वतीय की कई लंबी ऐसी श्रृंखलाओं के जो हम लोगों को यहाँ पर एक बड़ा जलाशय देखने को मिलेगा, इसके माध्यम से जो हमें देखने को मिलेगा, यानी यह एक आप लोगों का केंद्र बिंदु है। अगर इस केंद्र बिंदु से यह जो आप लोगों का केंद्र बिंदु जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, इसी केंद्र बिंदु के माध्यम से एक नदी का पश्चिम दिशा, मतलब ऐसे डायरेक्शन फिक्स नहीं है, मतलब एक जो रिवर है, एक जो नदी है वो पश्चिम की तरफ चली गई, एक रिवर का इस तरीके से पूर्व में जाना, कहां पर जो जाना, पूर्व में जाना, एक रिवर का जो इस प्रकार से दक्षिण में निकल जाना, यानी कई शाखाओं में इस पानी का बंटवारा होता हुआ देखने को मिला। एक आप लोगों का केंद्र बिंदु है, यानी एक ही बिंदु से उसी प्रकार के बिंदु की कई प्रकार की जलधारा उसके चारों तरफ जो फैलती हुई देखने को मिलेगी, उसे हम लोग अरीय, जिसे हम लोग क्या किस शब्द का प्रयोग करते हैं, अरीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरीय जल निकासी हम लोग बोलते हैं। खासकर आप लोग देखोगे कि नर्मदा सोन एक जगह से जो निकलती है, जोहिला जो रिवर है ये एक जगह से निकलती, हम लोग देखेंगे कि माही नदी, कौन सी नदी? माही नदी। यह कौन से जो निकासी पैटर्न का जो हमें उदाहरण देखने को मिलेगा, तो आप बताएंगे यह हमें अरीय क्षेत्र का, कौन सा? अरीय क्षेत्र का हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बिहाफ पर कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 14 पर चर्चा करेंगे। कोरिलियस बल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? यह वायुमंडलीय दाब के अंतर के कारण उत्पन्न होता है, यह अक्षांश कोण के कारण अनुक्रमानुपाती होता है, यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर नहीं होता। क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा, जितने भी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है मैंने सबको पढ़ाया है कि कैरोलियस बल क्या है, फेरल का नियम क्या है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। फेरल का जो मैंने आप लोगों को नियम बताया, यदि नॉर्थ पोल से यदि हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ आती हुई देखने को मिलेगी, यानी जो नॉर्थ पोल वाला जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है, यदि उसमें हवाएं देखने को मिलेगी और फेरल के नियम के अनुसार सभी पौने कौन से डायरेक्शन में घूम जाएगी, तो आप लोगों को याद होना चाहिए क्लॉक डायरेक्शन में घूमने का प्रयास करती है। और वही फेरल के अनुसार यदि साउथ पोल से कोई प्रकार की पौने चलती हैं, तो वो अपने कौन से डायरेक्शन में घूमने का प्रयास करती है, तो जवाब हो जाएगा वो अपने जो एंटी क्लॉकवाइज तरीके से घूमने का प्रयास करती है। तो ये फेरल का नियम था। कैरोलियस बल मैंने आपको बहुत अच्छे से जो समझाया था। मैं चाहूंगा आप सभी इस सवाल का मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दे, आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिएगा आगे चर्चा करेंगे, सवाल नंबर 16 पर चर्चा करेंगे। वह बल जो पृथ्वी के अपने धुरी घूर्णन के कारण जो उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, उसे क्या कहा जाता है? अभी ही आया था कैरोलियस बल। कौन सा? कैरोलियस बल कहा जाता है इसे। ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 18 की तरफ चलेंगे, और सवाल नंबर 18 जो देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी शब्द किससे संबंधित है? कार्ल रीडर से, उलिस जल्ट्रोवेंडी से, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट से, या एरेटोस्थनीज कहा यहाँ पर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा सवाल नंबर किस पर बात करेंगे? सवाल नंबर 19 पर। मौसम शब्द या मानसून आगे आएगा, ये बनेगा, इसे किस भाषा से हम लोगों ने लिया है? तो अरबी लैंग्वेज। कौन सी भाषा से? अरबी भाषा से हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा सवाल नंबर 20 पर चर्चा करेंगे। टेक्सोस किस पेड़ से निकाला जाता है? टेक्सोल किससे निकाला जाता है? सूची वृक्ष से, यहां पर देखने को मिलेगा चीड़ से, देवदार से, या नीम से। किससे निकाला जाता है? तो ये कैंसर के लिए एक दवा बनाने में काम किया जाता है, सूची वृक्ष पेड़ से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा अब बेहद कम 9 सवाल ही बचे हैं। एक प्राकृतिक क्षेत्र में क्या समानता होती है? एक प्राकृतिक क्षेत्र में क्या समानता होती है? जलवायु एवं व्यवसाय की, देखो ये देखने को मिलेगा। मृदा एवं जल निकासी की,
और जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति की, तो में भी पॉसिबिलिटी ज्यादातर होती है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। तो ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 22 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 22 देखने को मिलेगा हम लोगों को यहां पर केप केनावरल वह स्थान है जहां पर अंतरिक्ष यानों को प्रक्षेपित किया जाता है, समुद्र तट पर स्थित है। ये कहां पर स्थित है? ये फ्लोरिडा में। कहां से? यूएसए के अंदर फ्लोरिडा में ये स्थित होता हुआ देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, हमें यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 24 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 24 जो हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं? अब ये सही नहीं है। एक खाड़ी एक ओर पर समुद्र और दूसरी ओर से नदी से, एक खाड़ी के एक छोर पर समुद्र और दूसरे छोर पर नदी होती है। देखो ऐसा है, उसमें दे के रखा है, एक खाड़ी में नदी की तुलना में पानी खारा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। एक खाड़ी व्यापक किस्मों की जैविकता उत्पन्न करती है, ये भी बिल्कुल सही है। खाड़ी पूरी तरीके से घिरा हुआ भी हो सकता है, ये बात बिल्कुल है। जो कि खाड़ी होता है ये पूरी तरीके से जो घिरा हुआ नहीं हो सकता, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, सवाल नंबर 25 क्या है? पश्चिमी यूरोप में डांगर बैंक के लिए प्रसिद्ध है। तो जो डांगर बैंक वाला क्षेत्र है ये यूरोप में हमें देखने को मिलेगा। ये हिमांचित पर्वत है? नहीं। ये जंगल है? नहीं। घास के मैदान? नहीं। ये मछली पकड़ने वाले क्षेत्र है। कहां पर? मछली पकड़ने वाले क्षेत्र है, जिनके लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं डांगर बैंक। किसके लिए? डांगर बैंक का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं। सवाल नंबर 27 की तरफ 26 की तरफ चलेंगे और सवाल नंबर 26 ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स जीआई की सदियों में विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित थे। तो ये हमें उपज संबंधित पहाड़ियों से, पर्वत श्रृंखला, समतल भूमि से, उपज से, जहां पर मुख्य रूप से जिसका जो उत्पादन वहां पर किया जाएगा से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 27 की तरफ चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 27, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? क्रेक तो दीवारों में अक्सर देखने को मिलेगी, ठीक है, और क्रेविस या क्रेवासे, तो एक ग्लेशियर की दरारों में जो देखने को मिलेगा उसे हम लोग क्रेवासे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेवासे हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां पर भारत स्थित है, यह किस प्रकार की महाद्वीप में से अलग होती है? क्या किससे अलग होती है? रोडनिया, पैनोसिया, पेंगेई या गोंडवाना लैंड? तो गोंडवाना लैंड से अलग होती है, जिसका ही हमारा मुख्य रूप से पूरा भारत प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 29 जो हमें देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 29 पर जाएंगे। एक प्रश्न भारत से संबंधित है, हमारे प्यारे भारत से। भारत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? भारत पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में आता है। भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट से हमें उत्तरी अक्षांश, वह 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये जो होती है मिनट से दर्शाए पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है, ये भी हमें सही देखने को मिलेगा। भारत मानक समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे चलता हुआ देखने को मिलेगा, यह बात भी बिल्कुल यहाँ पर सही है। भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। क्या देखने को मिलेगा? तो भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी से बिल्कुल, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से, ये भी नहीं है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में आता है, यह बात गलत है, बल्कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत होगा, बाकी सब हम लोगों को यहाँ पर सही देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये अंतिम प्रश्न, एक प्रश्न मैंने और भी दिया है। अंतिम प्रश्न, गर्मियों के मौसम की शुरुआती रातों के दौरान जो तारामंडल दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? आज की क्लास का ये प्रश्न। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। विश्व भूगोल से संबंधित थी और खासकर रेलवे की पीवाईक्यू के प्रश्नों को हमने पढ़ा। यदि क्लास आप लोगों को बेहद यदि अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इस क्लास को जरूर लाइक करिएगा। चलिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।